चार लोग, चार दास्तानें, चार मुख्तलिफ काम, तो बड़ा मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है। 57 बिलियन रुपीस वो हमारी बोटियां नोच कर जमा किए जाएं। वो जो बड़ी मछलियां बैठी हैं ना, बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, उनसे नहीं लेंगे, उन्होंने टैक्स नहीं करनगे। शोहर जो मेरा है वो मुझे मार पीट के और वो भाग गया है, वो नशई था। सिर्फ बच्चा पैदा कराने के लिए औरत के साल का एक नमूना निकला है, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। मेरे बच्चों की 10,000 रुपया फीस है, 17,000 रुपये बिल आ जाता है। एक गरीब इंसान कैसे ही इनके गुजारा करेगा। पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी मौजा ही मौजा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मौजा ही मौजा। फिर लोग मजबूर होकर सड़कों पे निकलेंगे, फिर आप क्या करेंगे? उनको हवालात में डालेंगे। अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए जो आप लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। मैंने बहुत दफ़ा ऐसे इधर प्रोग्राम किए हैं जहां हमने इकोनॉमिस्ट को भी बुलाया है और बड़े लंबे चौड़े तज्ज़िये किए हैं कि जो मुल्क के हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हुई हुई हैं, आम आवाम पे उसका क्या असर पड़ रहा है। लेकिन आज मैं किसी इकोनॉमिस्ट को नहीं बुला रही, लेकिन आज मैं कोई लंबे चौड़े तबसरे भी नहीं करूँगी कि आपको ये शक्ल जो है ना 10 मिनट देखनी पड़ जाए। मैंने कल सड़क पे निकलकर 4 लोगों से 1.5 मिनट के इंटरव्यू किए। उनमें से वो चारों वीडियोस में मेरे एडिटर आपको भी दिखाएंगे। उनमें से एक है जो कुक है, ये मुझे इलाके की दुकान पे बेचारा मिल गया, कुछ सौदा लेने आया था। एक मोची है, एक खातून है जो 3 घरों में काम करती है, और एक लड़का जो ऑड जॉब मैन है, यानी किसी के घर गाड़ियां धो दी, किसी के घर कुत्तों का गंद उठा लिया, किसी के घर कुछ और कर दिया। इनमें से 2 लोग मैंने आई मेड श्योर के क्रिश्चियन हो और 2 मुसलमान, क्योंकि ये पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तानी एक बराबर, कोई मज़हब किसी दूसरे मज़हब से ऊपर नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहता है कि लोगों के हकूक़ पाकिस्तानी होने के नाते बराबर हैं, तो इनके मसाइल भी बराबर हैं, इनके प्रॉब्लम्स भी बराबर हैं। मेरे एडिटर आपको जो सबसे पहले वीडियो दिखाएंगे, पतरस जो क्रिश्चियन है और ये एक जगह कुकिंग का काम करते हैं, ये अपने मुंह से आपको बताएंगे कि इनकी क्या कमाई है, इनकी बीवी कितनी मेहनत करती है, घर का किराया और बाकी खर्चों में क्या खर्च होता है, पीछे क्या बचता है। आइए वीडियो देखें। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, किराए पे रहता हूँ, तो मैं इधर कुकिंग का काम करता हूँ। 30,000 रुपया मेरी तनख्वाह है। तो मेरी बीवी भी जौन सी है वो साथ मेरे हेल्प करती है, 32,000 वो ले रही है। तो बड़ा मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है। तो 2 मोटरसाइकिलें हैं, एक मेरा बेटा चलाता है, एक मैं चलाता हूँ, तो रोज़ का उसका भी खर्चा होता है। तो बहुत मुश्किल से जितनी हम तनख्वाह लेते हैं, कम से कम भी 10-12,000 रुपया हमें बचता है। तो उसमें से हम बड़ी मुश्किल से महीना गुजार। 18,000 किराया है हमारा, तो कभी बिजली का बिल 16,000 आ जाता है, कभी 10,000 आ जाता है, कभी 20,000 आ जाता है, कभी 25,000 आ जाता है। तो किस तरह इंसान गुजारा करेगा। तो आजकल तो महंगाई इतनी है कि बाज़ार चले जाओ तो 1,000 रुपया जो उनसे 1 मिनट में गुजर जाता है कि कैसे गुजारेंगे हम ये दिन। तो इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई का इसका तोड़ होना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। अब इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूँगी। ये वीडियो है नियाज़ अहमद की। DHA फेज़ 4 में DHA वालों ने एक बड़ा प्यारा सा लाइम ग्रीन कलर का खोखा एक कैबिन बना के इनको दिया हुआ है, जहाँ ये बैठ के सारा दिन जूते मुरम्मत करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक दफ़ा मैंने मुलाजमों की चारपाई बुनवानी थी, तो मेरा ड्राइवर उधर गया कि भाई कोई बंदा हो तो बताओ। तो उसने कहा जी वो तो मैं भी बुन दूंगा, मैं खोखा बंद करके आ जाऊं जी, हमारे पैसे बन जाएंगे।
اس نے آ کر کیا بھی تھا یہ. اس وقت تو میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی, جو پیسے بنتے تھے میں نے دے دیے, لیکن کل جب میں نکلی تو میں نے اس موچی سے ضرور بات کی. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. جی میرا موچی کا کام ہے, میرا کھوکھا ہے. میں کم سے کم 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 5 ਹੀ ਘਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਸ ਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ. ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ. نذیر احمد یہ بتائیں کہ انسان کے ساتھ خوشی غمی تو لگی ہوئی ہے نا. بے شک اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے یا خدا نہ کرے کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ادھر کے لیے آپ کدھر سے پھر پورا کرتے ہو جی؟ کیونکہ 20-25 ہزار اگر تواڈے بچتے نے پیچھے تو پھر اس کا تو اس میں بچت تو نہیں ہو سکتی, تو پھر کدھر سے آپ پورا کرتے ہو؟ جی اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا, اس طرح ہاتھ پیر ہلانے نے محنت ہی کرنی, بس باقی جو کرنا ہے اللہ نے کرنا. بیماری آمنی تو اللہ کی طرف آمنی, رزق بھی دینا تو نہیں دینا, جتنا ہو سکے بس. خواتین و حضرات, آپ نے نیاز احمد سے ہماری گفتگو سنی. دیکھیے اس وقت حالات ملک کے یہ ہیں کہ مستقل ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. IMF کا ہمیں لون تو ملا, اور میں اس کو بالکل نہیں کہتی کسی کی بھی غلطی ہے, یہ ہماری متعدد حکومتوں کے لیڈران کی نالائقی ہے. سب شامل ہیں اس نالائقی میں. آپ کو جہاں فوکس کرنا چاہیے آپ وہاں فوکس نہیں کرتے رہے. لانگ ٹرم پلاننگ کا ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر میں نے 10 روپے کمائے ہیں اور میں صرف آج کا سوچ کے 10 روپے خرچ دوں, ابھی کل بھی تو آئے گا, پرسوں بھی تو آئے گا. اب دیکھیے اس مہینے جو بجلی کا ریٹ ہے وہ ہر سال, میں گھریلو صارف کی اس وقت صرف بات کر رہی ہوں, کیونکہ گھریلو صارف اور کمرشل صارف کو فرق ریٹ کے حساب سے وہ لگے گا بل, کیونکہ جو 57 بلین روپیز ڈسکوز کو ہم نے دینے وہ ہماری بوٹیاں نوچ کر جمع کیے جائیں. وہ جو بڑی مچھلیاں بیٹھی ہیں نا, بڑے بڑے ایگریکلچرسٹ, بڑے بڑے فیکٹری والے, ان سے نہیں لین گے, انہاں نو ٹیکس نہیں کرن گے. کیوں یار بیلی, ان لوگوں کے بغیر تو حکومتیں نہیں بنتی یہاں پہ. ہم لوگ رہ گئے مرنے پسنے کے لیے. اب یہ جو ریٹ بڑھ رہا ہے یہ 7 روپیہ 13 پیسے فی یونٹ ہم سب کو, آپ کو, مجھ کو لگ کر آئے گا. میں ایک بیوہ عورت ہوں, لوگوں کو باہر سے بہت اچھا بڑا گھر نظر آتا ہے, بے شک الحمدللہ میاں حیات تھے, انہوں نے بنا کے دیا, لیکن میاں کے بعد بہت کچھ حالات بدل جاتے ہیں. اب ادھر آئیے میں ایک بات اور کروں. جو لوگ, جن لوگوں نے اپنے پیسے انویسٹ کرے ہیں اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ میں, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں, بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں, پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اب صرف گورنمنٹ پینشنرز کو الاؤڈ ہے, اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ, سب کے پیسوں میں ان کا جو پروفٹ ملتا تھا مختلف شرحوں سے اب کٹوتی ہو گئی ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا جو اب کام نہیں کر رہے, لوگوں نے اپنی تمام جمع پونجی ادھر انویسٹ کی ہوئی ہے, ادھر سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے ادھر سے گزارا کرتے ہیں. میں نے بھی اپنے میاں کے کچھ پیسے ادھر انویسٹ کیے ہوئے ہیں, اور میرے وہ کھاتے میں پورے انکلوڈیڈ ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا میرا اس مد میں جائے گا, اس کا. اب میں آنے چونی جوڑ رہی تھی کل بیٹھ کے کہ میرا کتنا کم ہو جائے گا حساب میں, اور گھر میں مجھے اپنے بجٹ میں اور کدھر کاٹنا پڑے گا. جب ہم جیسے لوگوں کا یہ حال ہے تو غریب کیا کرے؟ آئیے سنتے ہیں سمینہ بی بی کی زبانی, جو ایک گھر میں کام کرنے آئی ہوئی تھی, میری جاننے والی ہیں, میں نے ان کے گھر میں ان کی ریکارڈنگ کری ہے کل جا کر.
आइए इनकी हम बात सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं 3 घरों में काम करती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। 3 मेरे बच्चे हैं, उनको मैं मदरसे में पढ़ाती हूँ। स्कूल का 2000 रुपये उनकी फ़ीस है और साथ 14,000 में 10,000 रुपये मेरे क्वार्टर का किराया है। और कभी मालिक मकान कहता है बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, कभी वो कहता है गैस का ज़्यादा आ गया है। इसमें 10,000 क्वार्टर का किराया भरती हूँ। शोहर जो मेरा है वो मुझे मार पीट के और वो भाग गया है, वो नशई था। इधर मैं उसे लेके गांव से इधर लेके आई थी। इधर मैंने कहा चल मेरे साथ रहे, मेरे साथ वो नहीं रहा। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एक छोटी है 4 साल की मेरी बेटी, वो घर में होती, किसी के पास छोड़ के आती हूँ। और घर में जो है गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, कभी खाने पीने का, कभी कैसे। 14,000 में बहुत मुश्किल से महीना मैं पूरा कर रही हूँ, तो गुजारा नहीं होता मेरा। ख़वातीन और हज़रात, आपने समीना बीबी का इंटरव्यू सुना। ये औरत उन हज़ारों औरतों की नुमाइंदा है। कम से कम मेरे यहाँ जो औरतें जितनी कभी आई हैं काम करने, ज़्यादातर के खावंद नशई हैं। अगर साथ रह रहे हैं तो बीवियों को मार के उनकी कमाई भी ले लेते हैं। बहुत अच्छे हैं। सिर्फ बच्चा पैदा कराने के लिए औरत के साल का एक नमूना निकला है, उससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। अब ये कहाँ जाए? ये औरत का जो अपना हिसाब बता रही है कि ये बेचारी औरत महीना 14,000 रुपये में पूरा करती है। आप सोच सकते हैं 14,000 में वो क्या खाएगी, क्या पिएगी, गमीज खुशी किस तरीके से करेगी? मुमकिन है क्या? बहुत मुश्किल है। आइए हम अपने आखिरी मेहमान से मिलते हैं। रिजवान, ये भी क्रिश्चियन है। ये ऑड जॉब मैन है ये बंदा। कई घरों में गाड़ियां धो ली, सुबह गया 2 गाड़ियां उधर धुली। जिनके घर ड्राइवर नहीं है वो फिर रख लेते हैं कि चलो सुबह आया गाड़ियां साफ कर दी, गाड़ियां धो दी। एक घर में कुत्तों का गंद उठा लिया, एक और जगह में कुत्ते को वॉक करा दी, उसका घर भर साफ कर दिया डॉग का। आइए देखते हैं कि रिजवान क्या बताते हैं अपने मसाइल के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है। ठीक है, मेरी 35,000 रुपये तनख्वाह है और तकरीबन मेरे बच्चों की 10,000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, कभी 17,000 रुपये बिल आ जाता है, गैस का भी तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये बिल आ जाता है कई दफ़ा। ठीक है, तो तकरीबन आप देखें कि 35,000 रुपये में एक गरीब इंसान कैसे ही इनके गुजारा करेगा। स्कूल के इनके कलर डे वगैरह आ जाते हैं और क्या नाम नहीं आ रहा कि इनके कलर डे आ जाए तो वो बच्चों को टिफ़िन वगैरह में लेके देना हो तो वो 200-250 रुपये का है। ठीक है, तो आप देखें प्लीज़ इनके कैसे इनके हम इंसान गरीब गुजारा करेगा। ठीक है, आपने रिजवान की गुफ्तगू सुनी। 4 लोग, 4 दास्तानें, 4 मुख्तलिफ काम। जो लोग इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जब हम जैसे लोग एक प्रॉब्लम में कि घर कैसे चलाएं, हम्मा वक्त ये परेशानी रहती है ज़हन पर, तो ये तो बेचारे कोई 14,000 में औरत पूरा कर रही है, कोई 15,000 बच रहा है किसी के पास खर्चे देके, कोई 12,000 बचा के घर चला रहा है। वो क्या करेगा? आगे क्या होगा? क्या लॉलेसनेस नहीं बढ़ेगी या लोग खुदकुशियां नहीं करेंगे? आजकल कई दफ़ा मैं अखबारात में सुनती हूँ, देखती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसी खबरें ये मैं जानती हूँ उन्हें गायब भी कर दिया जाता है। तो गायब करने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना। जो मर रहा है, अपनी जान ले रहा है, अपने घर वालों को मार के मर रहा है, वो तो नहीं बदल जाएगा ना भाई साहब। तो हमारा जो निज़ाम है, हमारे जो अभी नई हुकूमत बन रही है, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि हमें IMF की तरफ जो हमने वाजिबात अदा करने हैं उनको हम ज़रूर अदा करें, लेकिन उसके अलावा इनकम जनरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हम अपनी इनकम कैसे जनरेट करें जिससे नौकरियां बढ़ें,
جس سے لوگوں کے پاس کنزیومر بائنگ پاور جو ہے وہ بڑھے, جس سے جو لوگوں کے آسانیاں پیدا ہوں. اس کے علاوہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے ادارے جو اس وقت ہمارے ایکسچیکر کے اوپر ایک بوجھ ہیں, ٹوٹل بوجھ ہیں, تو ان کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کریں گے. ان کو بیچنا چاہیے, جو بھی خریدے چاہے اس کو ایک نئی اینٹی بنائے, اس کے ٹکڑے کر کے اس کو بیچے اور اس نام کو لے کے نیا سیٹ اپ بنائے, تاکہ یہ جو بھی معاملات ہیں, یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو سمیٹا جائے اور حکومت کے اوپر بوجھ کم کیا جائے. کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے, حکومت کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی موجاں ہی موجاں, جو بیوروکریٹس ہیں موجاں ہی موجاں. ہمارے آپ جیسے لوگ پس گئے, رگڑ دو. اور یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کب تک ہوگا؟ آپ 6 ماہ آگے چلے جائیے, سال آگے چلے جائیے, پھر لوگ مجبور ہو کر سڑکوں پہ نکلیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کو حوالات میں ڈالیں گے. کیوں؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کیجئے جو آپ لوگ آئے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں, کیونکہ آج کل میں کافی غصے میں بول رہی ہوں, حالات ایسے ہیں. چلو کہیں اور تو غصہ نہیں نکال سکتی, ادھر ہی صحیح. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.